नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता से संबंधित ही चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ाएंगे स्वतंत्रता के विविध रूप या स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, इसके कितने रूप हैं, इनसे संबंधित चर्चाएं आप लोगों के साथ करेंगे। ये भी BA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है। जैसे कि स्वतंत्रता, फ्रांसीसी एक विद्वान थे मॉन्टेस्क्यू। वह कहते थे कि स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसके इतने अधिक अर्थ होते हों और जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि स्वतंत्रता इतना अधिक प्रभाव स्वतंत्रता ने डाला है व्यक्तियों के मस्तिष्क पर, शायद ही किसी और का इतना प्रभाव पड़ा हो। मॉन्टेस्क्यू के इस कथन का कारण है कि राजनीतिक विज्ञान में स्वतंत्रता के विविध रूप प्रचलित हैं, जिनमें कई रूप हम आपको बताते हैं कि कितने हैं। जैसे प्राथमिक स्वतंत्रता। इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है। स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। व्यक्ति जन्म लेता है, स्वतंत्र ही होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में वह जकड़ा रहता है। ये रूसो की परिभाषा है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन धीरे धीरे वह जंजीरों में जकड़ता जाता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय मनुष्यों की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। कई विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता घोषणा और फ्रांस की राजक्रांति में इसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में और फ्रांस की, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वाधीन घोषणा पत्र और फ्रांस की राजक्रांति में इसी प्रकार की स्वतंत्रता का पक्ष है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है। समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंध नहीं कर सकता है। न समाज प्रतिबंध लगा सकता है और न राज्य। परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता की यह धारणा पूर्णतः भ्रमात्मक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति में तो मत्स्य न्याय का व्यवहार प्रचलित होगा और परिणाम क्या निकलेगा? समाज में केवल कुछ ही व्यक्ति अस्थायी रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता। जब ऐसी स्वतंत्रता रहेगी मत्स्य न्याय की, तो केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की ही स्वतंत्रता रह जाएगी। जिनके पास शक्ति है उन्हीं के पास स्वतंत्रता होगी, बाकी सब उनके गुलाम होगी। जिस समाज के अंतर्गत स्वतंत्रता का अस्तित्व शक्ति पर आधारित हो, वहाँ निर्बल व्यक्ति जो होते हैं उनका तो कोई जीवन ही नहीं होगा। इसके अतिरिक्त समाज में रहकर निरपेक्ष स्वतंत्रता को उपभोग नहीं किया जा सकता है। सामूहिक हित में स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक है। तो यह होती है प्राथमिक स्वतंत्रता है। इस धारणा की आलोचना की जाने पर भी इसका महत्व निकलता है। जैसे इस सिद्धांत पर इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ स्वाभाविक शक्तियाँ होती हैं अतः व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इन शक्तियों के विकास पर ही निर्भर होता है। और दूसरी आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अभी हमने प्राथमिक स्वतंत्रता बताई और एक बता रहे हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का? कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं कि हम कैसा भी भोजन करें, अच्छा करें, बुरा करें, ये हमारी स्वतंत्रता है। हम वस्त्र अच्छे पहने ना पहने, हम कोई भी धर्म माने, पारिवारिक
जीवन कैसा है, यह हमारी निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, हम जैसे चाहें उसको जी सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार इसमें संबंधित कार्यों के में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसे इसमें मिल लिखते हैं, मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए वह कहते हैं कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। आत्मरक्षा की उसमें अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति ही संप्रभु रहता है। अब हम और आगे चलते हैं तो उसमें पढ़ाएंगे नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्तियों की उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। अभी हमने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में पर्सनल व्यक्ति पर बताया है, अब नागरिक स्वतंत्रता में समाज और राज्य का जो व्यक्ति सदस्य होता है उस प्रकार की स्वतंत्रता होती है। जैसे नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होता है नागरिक स्वतंत्रता में, अतः स्वभाव से वह स्वतंत्र, असीमित एवं निरंकुश नहीं हो सकती है। जैसे नागरिक स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है, एक तो शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तियों को व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामूहिक से स्वतंत्रता, ये दो प्रकार की होती है। तो जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर इतना ऊंचा होता है उसे उतना ही अधिक लोकतंत्रात्मक एवं लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इसमें क्या है कि जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊंचा हो उसे उतना ही लोकतांत्रिक एवं लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। ये भारत में है भी। और राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? राजनीतिक स्वतंत्रता में लास्की लिखते हैं कि राज्यों के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। राज्य के कार्य हैं उसमें अधिक से अधिक व्यक्ति भाग ले तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। इसमें लीकॉक राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतंत्रता से लेते हैं, जिसका विस्तार से अर्थ में यह है कि जनता अपने शासन को अपनी इच्छानुसार चुन सके और चुने जाने के बाद भी ये शासक आपके प्रति उत्तरदायी हों। जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को ये अधिकार आ जाते हैं, जैसे मत का अधिकार, निर्वाचन होने का अधिकार, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार, इस सारे राजनीतिक स्वतंत्रता में आ जाती है। अब आता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता में क्या आता है? इसमें लास्की लिखते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को बेरोजगारी और निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए। बेरोजगारी और भय से मुक्त होना चाहिए कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्ति के समस्त शक्तियों को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। व्यक्ति को कल की आवश्यकता से मुक्त रखना चाहिए। तो ये होती है आर्थिक स्वतंत्रता। और उद्योगों में प्रजातंत्र की स्थापना से भी इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि उद्योग धंधों पर प्रजातंत्र का अधिकार हो। उद्योगों में प्रजातंत्र की स्थापना का अर्थ यह है कि एक श्रमिक केवल अपने श्रम को बेचने वाला ही नहीं, वह उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक भी होता है। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता होती है। एक होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए। और राष्ट्रों की स्वतंत्रता संविधान संबंधी इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे तथा अन्य किसी राज्य के अधीन ना हो।
स्वतंत्र राष्ट्र कैसा हो, स्वतंत्र। किंतु जिस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तित्व की समान स्वतंत्रता से सीमित होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतंत्रता दूसरे राष्ट्रों की समान स्वतंत्रता से सीमित होती है। संपूर्ण मानवता के हित में ऐसा होना भी चाहिए। एक होती है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता में क्या होता है कि नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। उसे लोभ लालच ना हो, मतलब हमारी नैतिकता बहुत अच्छी, हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, नैतिक स्वतंत्रता के अंदर आती है। जैसे काम्टे के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। जैसे प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसांके आदि ने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है व्यक्ति की। जैसे प्लेटो ने तो पूरा ही अपना पूरा विवरण नैतिकता में लगा दिया। प्लेटो ने नैतिक विचारों पर बहुत महत्व दिया। वैसे तो सभी प्रकार के जीवन और शासन व्यवस्थाओं के लिए नैतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, किंतु लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए तो नैतिक स्वतंत्रता नितांत आवश्यक ही है। तो आइए दोस्तों, आज हमने बहुत सारी चर्चा स्वतंत्रता से की है कि नैतिक स्वतंत्रता क्या होती है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा और स्वतंत्रता बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।